हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, टॉपिक है गंगा बाढ़ क्षेत्र के लिए नया 3 क्षेत्रीय नियमन ढांचा लाया गया है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा रिवर गंगा रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 ये लाया गया है। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, 2016 में जो है भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसके तहत जो गंगा का जो बाढ़ क्षेत्र वाला एरिया है, जो कि बहुत व्यापक दायरा है, यानी कि गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सारी नदियों का जो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, उन सब में किसी भी प्रकार का जो आवासीय एक्टिविटी है या वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधियां हैं, उन सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, जो अब तक था। लेकिन अब जो है 2026 में भारत सरकार के द्वारा जो है, यानी इस अमेंडमेंट ऑर्डर के माध्यम से अब इसमें परिवर्तन किया गया और जितना भी गंगा का जो बाढ़ क्षेत्र वाला एरिया है, उसको 3 पार्ट में बांट दिया। एक है एक्टिव फ्लड प्लेन, दूसरा है रेगुलेटरी जोन और तीसरा है वार्निंग जोन। जो एक्टिव जोन है, इसमें ऐसा कोई एरिया जहां पर हर 5 साल के भीतर जो है बाढ़ आता है, तो वहां पर अभी भी पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। जो रेगुलेटरी जोन है, नियामक क्षेत्र है, तो उसको उस क्षेत्र को हम लोग बोले नियामक क्षेत्र, रेगुलेटरी जोन, जहां पर 5 साल से 25 साल के बीच बाढ़ का जो है फ्रीक्वेंसी रहता है। तो उस क्षेत्र पर जो है परमिशन लेके वहां पर कोई निर्माण कार्य वगैरह किया जा सकता है। और जो वार्निंग जोन है, जहाँ पर 25 से 100 साल के बीच जो है बाढ़ की पुनरावृत्ति रहती है, तो वहाँ पर जो है पर्यावरण की स्वीकृति के बाद, यानी कि सरकार की मंजूरी के बाद, कोई भी आवश्यक जो बुनियादी ढांचा परियोजना वगैरह है, वो सब वहाँ पर एक्टिविटी किया जा सकता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है या इस तरह का संदर्भ है, अपने आंसर राइटिंग में आपको करना पड़ सकता है। और एक सामान्य जागरूक स्टूडेंट होने के नाते ये सब टॉपिक पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। चलिए, टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, मुद्दा क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल में जो है रिवर गंगा रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 जारी किया गया है और इसको राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से 2016 का जो मूल आदेश है, उसमें गंगा के बाढ़ क्षेत्र, यानी कि जो फ्लड प्लेन है, उसके नियम को बदल दिया गया है। जहां पहले बाढ़ क्षेत्र को व्यापक रूप से 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति के आधार पर देखा जाता था, अब इसे बाढ़ की आवृत्ति और जोखिम के आधार पर 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर अलग अलग निर्माण नियम को लागू किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भारत के विकास का जो काम है, इस रीजन में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुछ है, उसको बाधा भी नहीं पहुंचाई जाएगी और किसी भी प्रकार का जो एनवायरमेंटल एक तरह से खतरा रहता है, पर्यावरणीय जो खतरा रहेगा, उस जोखिम को भी हम लोग कम कर सकते हैं। सरकार का ये मकसद है। और यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो है ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, ना कोई एक्ट लिखा है ना कोई बिल लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो भारत सरकार के द्वारा अधिनियम बनाया गया था, उसकी धारा 3 में ये बात लिखा हुआ है कि उस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के धारा 3 के तहत भारत सरकार कोई भी कानून एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बना सकता है। उसी कानून का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है, यानी एक ऑर्डर पास करता है और उसको सरकारी गजट में जैसे ही प्रकाशित हो जाएगा राजपत्र में, तो वो कानून ही है एक तरह से, क्योंकि ये शक्ति भारत सरकार को या केंद्र सरकार को उस एक्ट के ही माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पर इसीलिए कोई एक्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है इस नाम में। चलिए, देखिए, अब 3 क्षेत्रों में जो नया ढांचा बनाया गया है, इसमें सबसे पहला क्षेत्र है सक्रिय बाढ़ क्षेत्र, यानी एक्टिव फ्लड प्लेन। इसमें दिया कि वह क्षेत्र जहां 5 साल, हर 5 साल में जो है कम से कम एक बार बाढ़ आ ही जाता है या उसकी संभावना रहती है, तो इस क्षेत्र पर निर्माण पर जो है कड़ा प्रतिबंध जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की निर्माण एक्टिविटी को, कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ नहीं किया जा सकता है। केवल कुछ अस्थायी गतिविधियों जैसे कि धार्मिक आयोजन वगैरह जो है सीमित अपवाद में हो सकता है यहाँ पर। दूसरा है नियामक क्षेत्र, यानी कि रेगुलेटरी जोन। तो इसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ 5 साल से 25 साल में एक बार बाढ़ की पुनरावृत्ति होती है, उस क्षेत्र में जो है क्या होगा कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि जो कोई भी जो विकास का या निर्माण का कार्य होगा, तो उसके लिए सरकार की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है इस रीजन में, यानी कि पूर्व सरकारी स्वीकृति इस रीजन में आवश्यक होगा। नियामक क्षेत्र में रेगुलेटरी जोन, जहाँ 5 साल से 25 साल के बीच बाढ़ आता है। और तीसरा है चेतावनी जोन, यानी वार्निंग जोन। ऐसा कोई भी रीजन जहाँ पर 25 साल से लेकर 100 वर्ष के बीच बाढ़ का फ्रीक्वेंसी रहता है, तो उस वाले रीजन में जो है परमिशन ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं संभव होगी, लेकिन इसके लिए अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है, जो हर जगह के लिए ऐसे भी रहता है। आप कहीं भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके लिए जो है पर्यावरणीय स्वीकृति होती है। तो इस वाले रीजन में 25 से 100 साल वाले बाढ़ पुनरावृत्ति वाले रीजन में
अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य हो सकता है। बाकी इन दोनों क्षेत्र में, सक्रिय बाढ़ क्षेत्रों में बिल्कुल भी परमिशन नहीं रहेगा, और जो रेगुलेटरी जोन है उसमें सीमित उसका आप लिमिटेड यहाँ पर आपको अधिकार दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 3 क्षेत्र में अब बांट दिया गया है। देखिए 2016 से 2026 में अब बदला क्या है। 2016 के ढांचे में बाढ़ क्षेत्र पर व्यापक निर्माण मुक्त क्षेत्र, ये टर्म का यूज किया गया था, यानी कि कंस्ट्रक्शन फ्री जोन का प्रावधान था, जिससे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन अब 2026 के संशोधन में इस शब्दावली को ही हटा दिया गया है और इसकी जगह जोखिम आधारित 3 क्षेत्रीय व्यवस्था लाई गई। अर्थात अब पूरे बाढ़ क्षेत्र पर एक समान प्रतिबंध नहीं होगा, यानी कि जहां ज्यादा खतरा है तो वहां पर प्रतिबंध रहेगा, जहां खतरा नहीं है वहां पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। सबसे अधिक जोखिम वाला जो सक्रिय बाढ़ क्षेत्र है वहां पर कड़े प्रतिबंध रहेंगे, और जबकि अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले क्षेत्रों में नियमन और स्वीकृति के आधार पर निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। ये जो बदलाव है ये सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि CWC की तकनीकी बाढ़ आवृत्ति संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। 2016 के नियमों में एक्टिव फ्लड प्लान की अवधारणा थी, लेकिन उसकी स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं उस समय दिया गया था, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT में कई विवाद सामने आए थे। नया ढांचा इस कानूनी अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें महत्व और पर्यावरणीय चिंता क्या है। सरकार का तर्क है कि यह संशोधन पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर करने के बजाय जोखिम के अनुसार नियमन को स्पष्ट करता है। कम जोखिम वाले क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता खुलेगा, जबकि सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक बाढ़ प्रवाह, नदी के किनारों और भूजल पुनर्भरण यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की सुरक्षा बनी रहेगी। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पक्ष यह है कि बाढ़ क्षेत्र केवल निर्माण की दृष्टि से खाली भूमि नहीं होता। जो भी बाढ़ क्षेत्र मान के चलिए है तो ऐसा नहीं कि वो अगर खाली है तो उसको खाली मान लिया जाए, उसका कुछ यूज है। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से वो यूजफुल एक तरह से ग्राउंड होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिकीय कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पानी का जो पुनर्भरण होता है, यही जो पानी है धरती के अंदर जाने का एक रास्ता होता है, ये सब रीजन। और अगर इन सारे रीजन पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो इससे बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगा पानी को बहने का, तो फिर बाढ़ की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी और वो आवासीय इलाके में ज़्यादा फिर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए स्वीकृति आधारित निर्माण में भी बाढ़ जोखिम और नदी की पारिस्थितिकी को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या था। ये जो मूल अधिनियम है ये कब लाया गया था, 2016 में ऑर्डर लाया गया था। तो मूल अधिनियम, या बल्कि इसको मूल नियम कर दीजिए, ये अधिनियम नहीं था। तो ये जो मूल नियम है, रिवर गंगा रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016, इसको 7 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित किया गया था, और यह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जारी किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा में प्रदूषण की रोकथाम, पर्याप्त जल प्रवाह और गंगा के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाना था। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये देखिए। अब फाइनली एक MCQ हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया कि गंगा बाढ़ क्षेत्र 2026 के संशोधन नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र 5 वर्षीय बाढ़ पुनरावृत्ति अवधि का मानदंड अपनाया गया है। दूसरा है कि 5 से 25 वर्ष की बाढ़ पुनरावृत्ति अवधि वाला क्षेत्र नियामक क्षेत्र कहलाता है। 25 से 100 वर्ष की अवधि वाला क्षेत्र चेतावनी क्षेत्र कहलाता है। और 2026 के संशोधन के बाद पूरे गंगा बाढ़ क्षेत्र में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। तो इसका जो भी सही जवाब लगे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।